So welcome to the class everyone. Hope all of you are doing good. तो आज हम लोग फिर से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम योर महाराष्ट्र सेट 2023 पेपर, राइट। कुछ दिनों से हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग उसी को रिवाइज करेंगे विद द प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। सो बी देयर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अटेंड द कंप्लीट क्लास, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, they are definitely going to be useful for any of the entrance exam आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम यदि दे रहे हो तो आपको डेफिनेटली लाइफ साइंस के रिलेटेड यदि एग्जाम है तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल काम में आने वाले हैं, राइट, क्योंकि हम लोग इसके कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज how bacterial cell transport oxygen and water across the cell membrane। बैक्टीरियल सेल किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन को? ग्रुप ट्रांसलोकेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट डिफ्यूजन या फिर सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। अब इट इज स्पेसिफिकली दिया है यहाँ पर कि ऑक्सीजन और वाटर की बात कर रहा है ना। यदि हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल का एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है जो होता है ग्रुप ट्रांसलोकेशन, है ना। ये स्पेसिफिक हम बोलते हैं, इट इज फॉर द बैक्टीरियल सेल, यूनिक होता है फॉर द बैक्टीरिया। जनरली ग्रुप ट्रांसलोकेशन एक तरह से एनर्जी डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स, जो कि मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए पहले उसमें केमिकली चेंजेस लाएगा, जैसे कोई फॉस्फेट ऐड कर लिया इस तरह से। बट हमको यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है फॉर द वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट। तो वाटर एंड ऑक्सीजन के लिए ग्रुप ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर? क्या एक्टिव यानी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जहां पर एनर्जी यूज होती है? बिल्कुल नहीं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन या फिर सिंपल पैसिव डिफ्यूजन? एक्चुअली इट इज अगेन नथिंग बट योर सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि फैसिलिटेट डिफ्यूजन में भी हम डिफ्यूजन होता है विदाउट एनर्जी, पैसिव डिफ्यूजन ही है, लेकिन हियर some carriers or we can say transporters are used, isn't it? लेकिन वाटर और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखो, अगेन वाटर तो थ्रू ऑस्मोसिस हो जाएगा, isn't it? जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर वॉल्यूम पोलर है, स्मॉल है, अनचार्ज्ड है, राइट, इसीलिए वो पैसिवली मूव हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी स्मॉल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है और अनचार्ज है। देखो, चार्ज ना होने के कारण बिल्कुल हम बोल सकते कि दे कैन पास इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन, राइट। तो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन से क्रॉस हो जाएगा। अभी यही सारे यदि हम ट्रांसपोर्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमको पता है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन यहाँ पर मेनली होता है। सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है, isn't it? फैसिलिटेट डिफ्यूजन में लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, साथ साथ में दे विल बी द पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट, जो कि मूव हो गए थ्रू द मेम्ब्रेन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम चैनल्स, राइट, या फिर कैरियर प्रोटीन, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी ऑल्सो। तो यहाँ जो मूवमेंट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के साथ में होगी, राइट, यहाँ पर अगेंस्ट होती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को यूज किया जाता है डायरेक्टली, राइट, विद ट्रांसपोर्टर जैसे एबीसी ट्रांसपोर्टर। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, जैसे हम सिम्पोर्टर या एंटीपोर्टर की बात करते हैं ना, एंटीपोर्टर में एक मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएगा, दूसरा उसके साथ जाएगा, बस यही हो जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर जैसे कि मैंने कहा ग्रुप ट्रांसलोकेशन इट इज स्पेसिफिक फॉर द बैक्टीरिया, इजंट इट, जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल को मॉडिफाई किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फेट को ऐड कर दिया गया और बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द सेल, ठीक है। सो फॉर द क्वेश्चन जो हमको दिया गया था, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन।
Now moving for the next one. Which of the following component from Halobacterium salinarum absorb the energy in sunlight and generates proton motive force through force cycling under anaerobic or microaerobic condition? स्पेसिफिकली अगेन यहाँ पर दिया है हेलोबैक्टीरियम सेलिनारम की बात कर रहा है, isn't it? तो बेटे यहाँ पर आंसर्स में आपको दिया ऑप्शन में क्लोरोसोम्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है ये, यस। उसके बाद में बैक्टीरियो रोडोस्पिन या फिर फोटोसिस्टम 1। क्लोरोसोम स्टूडेंट्स एक तरह से डेफिनेटली ये यूज होता है अगेन बैक्टीरियाज में सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा का, यस। लार्जेस्ट और एफिशिएंट नेचुरल लाइट हार्वेस्टर हम बोलते हैं क्लोरोसोम्स को यहाँ पर, isn't it? एंटीना सिस्टम जो कि क्या करता है यहाँ पर, दिस इज अगेन फॉर द क्लोरोसोम ओनली, जो कि एक तरह का एंटीना सिस्टम है, क्या करेगा अगेन एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप्चर करेगा अमाउंट ऑफ लाइट को और उसको ट्रांसफर करेगा कहाँ पर, बैक्टीरियल रिएक्शन सेंटर में। जो हमने फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 में हम एंटीनल कॉम्प्लेक्स की जो बात करते हैं, इट इज नथिंग बट दिस ओनली। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एक तरह का प्राइमरी पिगमेंट होता है, राइट, बैक्टीरियाज में। उसके बाद में बैक्टीरियो रोडोस्पिन स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह से पिगमेंट होता है, राइट। एंड फोटोसिस्टम 1 आपको पता है पीएस में, जो कि क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है। लेकिन हमको यहाँ पर बोला है उसने कि लाइट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन मोटिव फोर्स कौन जनरेट करता है, एनाएरोबिक और माइक्रोएरोबिक कंडीशन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज बैक्टीरियो रोडोस्पिन, क्योंकि इसके पास में पिगमेंट होता है रेटिनल, राइट। जैसा हमारे में यदि हम बात करें रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट, यहाँ पर बैक्टीरियाज में बैक्टीरियल रोडोस्पिन इट इज हैविंग अ रेटिनल। जब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स लाइट को, राइट, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे वो मॉलिक्यूल के शेप में, राइट, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाएगा, जो कहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, और प्रोटॉन कंटिन्यूसली भेजे जाएंगे बाहर, और जिसके कारण ग्रेडियंट वहां पर फॉर्म होगा और आपका जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। इसी को यूज करके एटीपी जनरेट की जाती है थ्रू द एटीपी सिंथेसिस। कब, जब एनाएरोबिक कंडीशन रहा या फिर माइक्रोएरोबिक कंडीशन रहा तब, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा बैक्टीरियो रोडोप्सिन, नॉट बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यस। इसको नहीं आएगा बैक्टीरियो रोडोप्सिन, इट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, वन ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज्ड फॉर बैक्टीरियल सेल कम्युनिकेशन। बैक्टीरिया में सेल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज होता है, इज इट एन एसिटिल हाइड्रोक्सी लैकेस या फिर एन एसिल होमोसेरिन है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि करेक्ट आंसर आएगा एन एसिल होमोसेरिन लैक्टोन, राइट। सेल कम्युनिकेशन इन बैक्टीरिया बोला है, इफ यू रिमेम्बर इट इज टॉकिंग अबाउट कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग यानी बैक्टीरिया में सेल जो कम्युनिकेशन करता है, राइट। तो दिस एन एसिल होमोसेरिन जो है लैक्टोन, ये छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, डिफ्यूज होते हैं इजीली, राइट, जो कि कोरम सेंसिंग कराते हैं। कोरम सेंसिंग में क्या हम जनरली देखते हैं कि इट इज फॉर द बायोफिल्म फॉर्मेशन, है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, पैथोजेनिसिटी, टॉक्सिक प्रोडक्शन, अगेन यू कैन से दैट। तो एक तरह से जब कम्युनिकेशन करता है बैक्टीरिया, इट इज थ्रू दिस, जिसको हम लोग कोरम सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है क्वेश्चन पे। द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसेनकाइमल टिश्यू या फिर एक्टोडर्म।
देखो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन बोला है और वो भी स्पेसिफिकली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोला है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा स्टूडेंट्स एक तरह का क्या है, कार्सिनोमा है, स्किन कैंसर है, एंड वी कैन से इट इज योर सेकेंड लार्जेस्ट स्किन कैंसर। इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कैसे होगा? अब दिस स्किन कैंसर इज, अगेन नाम में दिया इट इज अ स्किन कैंसर, राइट? तो ये जनरली होता है ड्यू टू द वेरी मच एक्सपोजर टू सन, बहुत ज्यादा इंटेंस सन पे एक्सपोज यदि हमारी बॉडी होती है, स्किन होती है, तो जिसके कारण ये कैंसर हो सकता है, राइट? अब ये स्क्वैमस सेल्स कहाँ पर रहते हैं? स्क्वैमस सेल्स आर ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, है ना, सबसे बाहर की लेयर में रहेंगे। और जो इसीलिए हम कहेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, या फिर हमारी जो ओरल कैविटी है वहां की लेयर बना रहे, इसोफेगस की लेयर बना रहे, यहाँ पर हम स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स देखते हैं, जो कि इस, अब ये लेयर्स में यदि मैं बात कर रही हूँ तो ये किससे बनी होती है? क्या एंडोडर्म रहेगा, मिजोडर्म रहेगा, मेसेंकाइमल सेल्स टिश्यू रहेगा, या फिर एक्टोडर्म रहेगा? So definitely students, your correct answer for this it would be ectoderm, right? Because इसी से हमको ध्यान में रखना है, if I am talking about the skin, the outermost layer, so it would be ectoderm. Now moving for the next question, अगला question है, the kidney transplantation from one individual to another is a, उसको आइसोग्राफ्ट बोलेंगे, एलोग्राफ्ट बोलेंगे, ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे, या फिर जेनोग्राफ्ट बोलेंगे। व्हाट इज इट? सो स्टूडेंट्स, द किडनी ट्रांसप्लांटेशन यदि हमको करना है किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो उसको हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट। यस, आइसो मीन्स सेम। देखो आइसोग्राफ्ट बोला है तो ट्रांसप्लांटिंग बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, यानी दो ट्विंस के बीच में यदि ट्रांसप्लांटेशन होगा, बिकॉज जेनेटिकली वो आइडेंटिकल है, राइट? तो उसको हम बोलेंगे आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का तो ट्रांसप्लांटिंग द ऑर्गन बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स लेकिन सेम स्पीशीज होना चाहिए, isn't it? ह्यूमन में यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अगेन इट इज योर एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट दैट इज सेम, इसी एक ही की बॉडी में, मेरे ही बॉडी में से एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे यदि ट्रांसप्लांट हो रहा है, ग्राफ्ट मूव हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट, ठीक है? और जेनोग्राफ्ट मीन्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज डायरेक्टली, किसी एनिमल से किसी ह्यूमन में, राइट? इन अलग अलग दो अलग स्पीशीज के बीच में उनका एक से दूसरे में यदि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम लोग ग्राफ्ट को, सो दैट इज योर जीनोग्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर बोला है उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, तो दैट इज नथिंग बट योर एलोग्राफ्ट। समझ में आया? तो ये तीनों का भी आपको ध्यान में रखना है, कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है विद दैट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, when you are continuously exposed to a specific antigen for a longer period, ठीक है, which of the following statements falls wrong? कौन सा स्टेटमेंट गलत पड़ता है यदि हम किसी एंटीजन पे बहुत समय तक यदि हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है, राइट? तो देयर विल बी एन एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग हैपनिंग इन द बॉडी। क्या ये होता है? इज इट देयर? यस, इट इज ट्रू, है ना? एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग होगी, 20 कंटिन्यूस एंटीजन एक्सपोजर होगा तो बी सेल्स क्या करेगा? एंटीबॉडी क्लास चेंज करेगा, आईजीएम से आईजीए या फिर आईजीई, अकॉर्डिंग टू द जैसे भी वो एंटीजन रहेगा उसके हिसाब से। तो ये तो होता है, हमको रॉन्ग वाला बताना है, तो ए नहीं होगा। There will be affinity maturation happening in the body. Affinity maturation यानी बी सेल्स क्या करेगा? इस तरह से सिलेक्ट होगा वहां पे जो कि प्रॉपरली बी सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा कि जो प्रॉपरली बाइंड कर ले और स्पेसिफिकली उसको इट कैन यूज दैट, isn't it? तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज एफिनिटी मैचुरेशन, तो ये भी पॉसिबल है। Then the body produces same antibody always.
और डी में बोला है देयर विल बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी बिल्कुल होता है बेटा। यदि एंटीजन बार बार कंटिन्यूसली वही एंटीजन बहुत समय तक रहेगा तो हमारी बॉडी पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, उसके बाद में सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा जहां मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, और वो रिस्पॉन्स फास्ट भी होता है वी नो। तो ये भी होगा। तो क्या नहीं होगा बेटा, द बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एंटीबॉडीज ऑलवेज, हमेशा सेम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर। क्योंकि यदि कोई एंटीजन कंटिन्यूसली एक्सपोज है लंबे समय तक स्टूडेंट्स, तो सेम एंटीजन यदि आप उसको सॉरी सेम एंटीबॉडी हमेशा प्रोड्यूस होगा तो वो उसका इफेक्ट वही रहेगा। यदि वो एंटीजन बार बार आ ही रहा है लंबे समय तक है, उसका मतलब एंटीबॉडीज में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। देयर शुड बी सम स्पेसिफिकेशन आना चाहिए या फिर कुछ स्ट्रॉन्गर एक्शन आना चाहिए। तो एंटीबॉडीज सेम नहीं होगी, अलग अलग होते रहेगी, हो सकती है, isn't it? तो इसीलिए हमने कहा कि क्लास स्विचिंग इज पॉसिबल देयर। तो क्या रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, diffusion, formation of stable concentration gradient and functioning of hedgehog proteins critically depend on the association with fatty acids, cholesterol, linolenic acid या फिर carboxylic acid। ये थोड़ा specific question है, ध्यान से जिसने पढ़ा है you can get the answer for that। देखो यहाँ पर क्या बोला है, तीन प्रोसेस बोला है, डिफ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और फंक्शनिंग ऑफ hedgehog प्रोटीन। ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, किसके साथ में एसोसिएशन से पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर डायरेक्टली मैं बता दे रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल विल बी देयर, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टेरॉल्स होता है, ये हेजहॉग प्रोटीन को के ग्रेडियंट को हम बोल सकते हैं या फिर उसके मॉर्फोजन को स्प्रेड होने से रोकते हैं। अनकंट्रोलली जो स्प्रेड होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, और इस तरह से वो एंकर करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं और स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनवाते हैं। राइट, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अटैच होता है सी टर्मिनस पे। राइट, जब हम ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो प्रोटीन से, तो उसके सी टर्मिनस पे आपको कोलेस्ट्रॉल अटैच हो जाता है, और पामिटिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट हो जाता है कहां पर, एन टर्मिनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा जो कि डिफ्यूजन करवा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करवा रहा है, जो कि एसोसिएट होगा किसके साथ में, इट वुड बी विद द कोलेस्ट्रॉल, जो कि सी टर्मिनस ऑफ हेजहॉग प्रोटीन में रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, यदि आपने उसको इतना डिटेल में पढ़ा है तो यू कैन गेट द आंसर, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत जाता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आपका काम है कि आप उसको पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। राइट, दैट इज द मेन पर्पस व्हाई वी सॉल्व द क्वेश्चंस, isn't it? Now moving for the next question. The visceral arches 4 to 7 of basic vertebrate body plan give rise to one of the following systems during their evolution. विसरल आर्च की बात हो रही है। देखो यहाँ पे दो प्रकार के मेनली आर्च, यदि हम वर्टिब्रेट बॉडी सिस्टम में देखें तो देयर आर सो मेनी, बट मेन two types of arches that we can see is one is your aortic arch and another is the visceral arch. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एओर्टिक आर्च स्पेसिफिकली फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, 6 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होते हैं जो कि वेंट्रल एओर्टा को डोर्सल एओर्टा से कनेक्ट करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से बनाते हैं। तो फिशेस में स्टूडेंट्स ये जो 6 पेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 to 6 पेयर्स फंक्शनल होते हैं, 4 से 4 से 6 पेयर्स फंक्शनल होता है। यहाँ पर ये आर्चेस क्या करते हैं, गिल फिलामेंट्स पे डायरेक्टली पास हो गए और गैस एक्सचेंज करवाएंगे, इन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फिश। एम्फीबियंस में स्टूडेंट्स
एडल्ट एम्फीबियन के they have the 3 functional pair of arches out of 6. कितने pairs होते हैं? 3 pairs functional होते हैं. Arch number 3 carotid arteries को supply करता है. 4 systemic arches बोलते हैं हम लोग, और 6 directly lungs और skin के पास इन्हें cutaneous respiration के लिए काम करता है. रेप्टाइल्स में स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर भी 3 पेयर ऑफ आर्चेस होते हैं, राइट, जो कि सिस्टमिक आर्च को यहाँ पर स्प्लिट किया जाता है लेफ्ट और राइट ब्रांच में. बर्ड्स की बात करें तो अगेन इट ऑल्सो रिटेन्स द 3 आर्चेस, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टमिक आर्च होगा ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में रहेगा, राइट. और मैमल्स की बात करें तो मैमल भी 3 आर्चेस रिटेन करते हैं, बट retains only left systemic arch for the pumping blood. Blood pumping के लिए सिर्फ arch number 4 यहाँ पर it would be used there. That is the left systemic arch. राइट, ये बात हो गई एओर्टिक आर्च की. बट हमको क्वेश्चन में एओर्टिक आर्च पूछा है क्या? उसने विसरल आर्च 4 to 7 पूछा है. तो ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताने के लिए दिस स्लाइड वाज देयर. अब हम विसरल या फिर फेरेंजियल आर्च की यदि हम बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू योर स्केलेटल, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम. यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्च 1 को हम मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं, आर्च 2 को हायर्ड आर्च बोला जाता है, और 3 से लेकर 7 तक के आर्च जो होते हैं जिसको हम ब्रैंकियल आर्च बोलते हैं. तो मैंडिबुलर आर्च जो होता है फिश में स्टूडेंट्स ये क्या काम करता है? जॉस बनाता है, अपर और लोअर जॉस. और मैमल्स में जहां पर मैमल्स रेप्टाइल्स आ जाते हैं वो एक्चुअल जॉ बोन्स इन्हें मैक्सिला और मैंडिबल बनवाएगा, और साथ साथ में इनर ईयर्स के बोन्स दैट इज मेलस और इनकस फॉर्मेशन. दिस इज अबाउट द मैंडिबुलर आर्च. आर्च नंबर 2 हायोइड आर्च जो है वो टंग और जॉ अटैचमेंट को सपोर्ट करता है फिशेस में. जबकि मैमल्स की यदि हम बात करें तो ये स्टेपिस जो कि मिडल ईयर का बोन होता है ना, तो स्टेपिस बनवा रहा है, हायोइड बोन बनवाएगा जो कि टंग और लैरिंग्स को सपोर्ट करते हैं. एंड आर्च नंबर जो आपका ब्रैंकियल आर्च है 3 से 7 फिशेस में स्टूडेंट्स ये ब्रैकियल ग्रिल बनवाते हैं, राइट. और टेट्रापॉड्स या फिर लैंड वर्टिब्रेट्स में ये थायराइड, क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज फॉर्म करते हैं जो कि लैरिंग्स और ट्रकियों को सपोर्ट करता है फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम दे, राइट. हमको यही पूछा गया है क्वेश्चन में. यहाँ पर उसने आर्च नंबर 4 to 7 बोला है, ये 3 to 7 है, तो 3 के बाद डेफिनेटली 4 भी यहीं पर काम करेगा, है ना. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? आपका करेक्ट आंसर आएगा for this is your respiratory system. I hope this is clear now. Now moving for the next question. Widely used molecular characterization technique for identification of different strains of bacteria is. अभी डायरेक्ट टेक्निक पूछा है तो कौन सी होगी? सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस, 5S राइबोसोमल आरएनए जीन्स एनालिसिस, या फिर 16S, या फिर टोटल एमआरएनए जीन एनालिसिस. तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 16S राइबोसोमल आरएनए जीन एनालिसिस, राइट. इट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. क्यों 16S आएगी, क्यों 5S नहीं होगी, राइट? क्योंकि ये जो आरएनए जीन एनालिसिस आया 16S राइबोसोमल आरएनए जीन स्टूडेंट्स, ये 16S राइबोसोम्स बैक्टीरिया में मोस्टली सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, यस. और उनके पास में कंजर्व्ड और हाइपर वेरिएबल रीजन होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स वी कैन से, राइट. और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज ऑल्सो वेरी आइडियल लेंथ, नियरली 1500 के करीब हम बेस पेयर्स यहाँ पर होते हैं, जबकि 5S बहुत छोटा होता है, नियरली सिर्फ 120 न्यूक्लियोटाइड जितना इसके पास में होता है, जो कि इनफ नहीं है. और इट के नॉट ऑल्सो, इसके पास में इतना होने के कारण उसमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग अलग स्पीशीज की नहीं रख सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज. टोटल एमआरएनए जीन एनालिसिस, टोटल एमआरएनए की हम बात करें तो ये जनरली
एक्टिवली एक्सप्रेस जीन पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि जेनेटिक मार्कर की तरह यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। और सेरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हम बोल सकते, इट इज ऑल्सो नॉट अ जेनेटिक मेथड, ये फिनोटिपिक मेथड होती है। तो इन दोनों में से एक आंसर आना था आपका, ये इसीलिए आएगा बिकॉज इट इज अगेन अ लार्ज इनफ, राइट, और इट इज जनरली प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज ऑल्सो। द नेक्स्ट वन, ट्रांसलोकेशन इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आई थिंक सभी को पता है। नाइनटीन टू 21 क्रोमोसोम रीजन एक्सचेंज, 19 to 21 क्रोमोसोम रीजन एक्सचेंज। ओके, अच्छा दोनों सेम ही ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। लेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक यूरिन, या फिर अच्छा यहाँ 9 है, सॉरी, देखो ऐसा सामने हमारा एग्जाम में भी ये होता है, राइट, हियर द इधर 9 है लेकिन मैं 19 ही आई वाज रीडिंग देयर। लेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक यूरिन and leads to the chronic myelogenous leukemia. The same thing we do in exams also, है ना, बहुत बार होता है when we read very fast and हम गलती करके आते हैं। सो बट ये दोनों रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है ना। यदि मैं बात कर रही हूँ ट्रांसलोकेशन फिलाडेल्फिया की, सो इट इज 19, इट इज देयर, कि नहीं रहेगा, कि 9 रहेगा, 9 रहेगा, लेकिन 21 नहीं होता है, 22 होता है, तो दोनों गलत हो जाएगा। लेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक यूरिन, ब्लैक यूरिन स्टूडेंट्स अल्केप्टोन्यूरिया में प्रोड्यूस्ड होता है, नॉट इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की यदि हम बात करें। यस, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में जो ट्रांसलोकेशन होता है, यस, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसके कारण क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया होता है, CML, इट इज द मेन कॉज यहाँ होता है। एक्चुअली क्या हो जाता है, देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्रोमोसोम 9 होता है और क्रोमोसोम 22 होता है। 9 में ABL1 जीन होता है और 22 के में एक रीजन होता है जहां पर BCR जीन होता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होने से क्या हो रहा है, ABL जीन आपका ट्रांसलोकेट हो जा रहा है और कहां पर चला जा रहा है, वो क्रोमोसोम नंबर 22 पे चला जाता है, जो BCR के साथ में आ जाता है। यस, ये दोनों का फ्यूजन हो जाता है। सो BCR ABL जीन फ्यूज हो जाते हैं, जो कि क्या क्रिएट करते हैं, एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनवाते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, which causes this CML, chronic myelogenic leukemia बनाता है। I think this is clear. तो दिस BCR ABL1 क्या बन जाता है, ये फ्यूज जीन एक तरह का ऑन्कोजीन बन जाता है, राइट। ये ओवर एक्टिव बहुत ज्यादा प्रमाण में टायरोसिन काइनेज को प्रोड्यूस करता है। यस, बहुत ज्यादा टायरोसिन काइनेज को प्रोड्यूस करता है, जो कि इमैच्योर WBC को भी ग्रो करवाते हैं और अनकंट्रोलेबली उसको डिवाइड करवाते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, द WBC दैट इज नॉट येट मैच्योर्ड आल्सो, जिसके कारण ये ल्यूकेमिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। और ब्लैक यूरिन का जो बात हो रही थी, मैंने जैसे कहा कि अल्केप्टोन्यूरिया में ब्लैक यूरिन होता है, यहाँ पर भी एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक जीन होता है दैट इज कॉल्ड एज HGD, इफ यू रिमेम्बर, है ना। ये जीन में म्यूटेशन आ जाता है, जिसके कारण में डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम होमोजेंटिसाइटेट 1,2 डाइऑक्सीजनेस, उसी का जीन होता है ये, है ना। तो वो एंजाइम की डेफिशिएंसी होने के कारण क्या हो जाता है, प्रॉपर अमाउंट में टायरोसिन और फिनिलैलनिन ब्रेक नहीं हो सकता है, और एक्यूमुलेट हो जाता है क्या, एक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज होमोजेंटिसिक एसिड, ये जमा हो जाता है, जिसके कारण ही यूरिन का कलर ब्लैक होता है, ब्लैकिश ब्राउन या इस तरह से होता है, राइट। For this question, my correct answer is option D. Now moving further, next one. How many ATP molecules are formed when the sucrose is metabolized during glycolysis by substrate level phosphorylation? क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो सुक्रोज ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, तो सुक्रोज क्या होता है, ये ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, isn't it? अब जब ये ग्लाइकोलिसिस के लिए जाते हैं, we know that 4 ATPs are formed each
दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है तो 4 ATPs बनेगा। एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है 1,3 bis phosphoglycerate 2,3 phosphoglycerate में, एंड अनदर इज PEP2 पाइरूवेट जो कन्वर्ट होता है। इन दैट केस हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म? टोटल 4 ATPs आर फॉर्म इन दैट प्रोसेस, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। Now the next question. The vitamin which plays an important role in conversion of proline to hydroxyproline in building the appropriate collagen protein is. कोलाजन प्रोटीन बनाने में कौन सा विटामिन ज्यादा यूज्ड होता है जो कि प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करता है? सो दैट इज वेरी सिंपल। कोलाजन आ गया तो विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड वो आएगा, बिकॉज दिस एस्कॉर्बिक एसिड रिएक्ट होता है एज अ कोफैक्टर। यस, इट इज यूज्ड एज अ कोफैक्टर। कौन किसका कोफैक्टर होता है? एंजाइम प्रोलील हाइड्रोलेज, राइट। ये एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में मॉडिफाई करवाता है, जिसके कारण कोलाजन फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्ली फोल्डिंग होती है उसकी। इसीलिए विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। द नेक्स्ट वन, in eukaryotes the promoter sequence star TA box is located at, कहां पर प्रेजेंट होता है ये प्रमोटर सीक्वेंस? जो 10 to 15 बेस पेयर अपस्ट्रीम, 10 to 15 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइट, 25 to 35 अपस्ट्रीम या फिर 25 to 35 डाउनस्ट्रीम। अब ये TA बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स क्या है? इट इज अगेन कंजर्व्ड डीएनए सीक्वेंस, है ना। कोर प्रमोटर्स में प्रमोटर रीजन में कंजर्व डीएनए सीक्वेंस का काम करता है। यहाँ पर ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड 25 to 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम, ठीक है। जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड जो होती है, जहां से स्टार्ट होता है, वहां पर इट विल बी देयर 25 to 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम, राइट। जनरली ये जो होता है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एज अ टाटा जो है एज अ बाइंडिंग साइट काम करता है फॉर द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या टीबीपी के लिए। एक बार ये टीबीपी बाइंड हो जाए, राइट, तो ये और दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को क्या करेगा? रिक्रूट करेगा, साथ साथ में आरएनए पॉलीमरेज 2 को भी कराएगा, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा? प्री स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जस्ट हम लोगों ने जस्ट एक डिस्कस किया, बट फॉर द क्वेश्चन यदि हम पूछे स्पेसिफिक तो आपका करेक्ट आंसर आएगा अपस्ट्रीम, यहाँ पर दिया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर दैट। द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सीपीजी? कौन क्या ट्रू नहीं है? They are island promoters. They are involved in gene regulation at chromatin level. The CPG within the promoters are methylated या फिर methylation in CPG is associated with C. Not true बोला है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखो, CPG आर दे आइलैंड प्रोमोटर्स? यस, सीपीजी प्रमोटर्स के साथ में मिलते हैं, राइट। और ज्यादातर वी कैन से दे आर प्रमोटर के अंदर यदि हम देखें सीपीजी विद इन प्रमोटर मोस्टली दे आर अनमिथिलेटेड फॉर्म में रहते हैं, राइट। ताकि जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरीज है वो प्रॉपरली वहां पर बाइंड करे और जीन एक्सप्रेशन कर सके। क्या वो इन्वॉल्व होते हैं इन द जीन रेगुलेशन एट क्रोमैटिन लेवल? जनरली स्टूडेंट्स यदि हम देखें पहला ऑप्शन की वो आइलैंड प्रमोटर होते हैं, बिल्कुल सही है। मेरे को नॉट ट्रू बताना है, क्योंकि 60 to 70% मेमेलियन जीन प्रमोटर्स जो प्रेजेंट होते हैं ये सीपीजी आइलैंड में ही होते हैं, राइट। ये क्रोमैटिन लेवल तक जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए मेरे को इसको गलत बताना पड़ेगा, मेरे को नॉट ट्रू देखना है। विद इन प्रमोटर्स ये अनमिथिलेटेड फॉर्म में रहेंगे, मिथिलेटेड में नहीं रहेंगे, तो ये गलत लग रहा है। और मिथिलेशन यदि सीपीजी में होता है
तो यस साइटोसिन पे होता है वहां पर यस वो टारगेट करता है साइटोसिन को स्टूडेंट्स विद इन द डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये भी सही है, तो नॉट ट्रू आएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन, यूबिक्विटिन लाइगेज आर एसोसिएटेड विद डिग्रेडेशन ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूबिक्विटिन लाइगेज किसका डिग्रेडेशन करवाते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या फिर कार्बोहाइड्रेट। यदि मैं यूबिक्विटिन की बात करूं तो ये क्या करता है, प्रोटीन को टैग करता है और 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम में डाल के क्या करवाता है, डिग्रेड करवा देता है। तो किसको टैग कर रहा है, प्रोटीन को टैग कर रहा है, सो डिग्रेडेशन किसका करवाएगा, प्रोटीन का करवाएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज ए, जो बचे हुए दिख रहे डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, यूबिक्विटिन लाइगेज इनको डिग्रेड नहीं करता है, ठीक है। The next one, which of the following is not readily absorbed in small intestine? Small intestine में सोडियम एब्जॉर्ब होता है क्या, अच्छे से होता है, क्लोराइड होता है क्या, ये भी हो जाता है, पोटेशियम भी, yes some amount of potassium is also definitely absorbed, but yes मैग्नीशियम उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है in the small intestine, so आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। The next question is, the menstrual cycle of human female is an example of biorhythm. कौन सी biorhythm, अल्ट्राडियन, टाइडल, इंफ्राडियन या फिर सर्केडियन। सर्केडियन यानी 24 आवर साइकिल जो हम बात करते हैं, राइट, स्लीप वेक साइकिल, सुबह रात। तो menstrual cycle if I am talking, is it a 24 hour rhythm? No, circadian rhythm नहीं होगा। इंफ्राडियन रिदम का मतलब क्या होता है, विच इज मोर देन 24 आवर्स, है ना, 24 घंटे से ज्यादा, मोर देन 24 आवर्स, तो यहाँ पर ये हो सकता है। टाइडल रिदम की यदि मैं बात करूं, जो रिपीट होता है, टाइड्स आते जो रहती है ना, तो वी कैन से इट इज रिपीटेड, इट इज रिपीटेड कहां पर, एवरी 12 और 12.4 आवर्स, और ये टाइडल रिदम जनरली मराइन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अल्ट्राडियन रिदम्स, जहां पर हम आरईएम स्लीप्स की बात करते हैं, आरईएम, नॉन आरईएम स्लीप, अल्ट्राडियन रिदम इट मोर देन, not more than, yes, less than 24 hours, और रिपीट होते रहती है, राइट, जैसे आरईएम, नॉन आरईएम स्लीप की बात करें हम लोग, हम देखते हैं कि उसका टाइम क्या है, एवरी 90 मिनट्स व्हाइल स्लीपिंग, ये वाला रिदम होते रहता है, isn't it? So that is ultradian rhythm. तो यहाँ पर because it is asked about the menstrual cycle of the human female, it will be, it is more than 24 hours बोला है, so that will be infradian rhythm only. I hope this is clear all of you. ये चारों रिदम अभी समझ में आ गया। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट, अच्छा इसमें इंफ्राडियम में एक और एग्जांपल भी ध्यान रख सकते हो, हाइबरनेशन भी यहाँ पर आ जाता है, yes, hibernation also you can go with this as an example there. Now the next one, which of the following heat shock protein is present in almost every compartment of eukaryotic cells? तो यूकैरियोटिक सेल्स के हर एक कंपार्टमेंट में कौन सा HSP होता है, वो होता है बेटा HSP 70, yes, which is present in almost every compartment of eukaryotic cells. क्योंकि HSP 60 सिर्फ आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलेगा, HSP 90 साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और उसका एक वेरिएंट होता है जो कि सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, और HSP 100 जो है ये साइटोसोल में या फिर क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के ऑर्गेनेल्स में आपको मिलेगा। सारे कंपार्टमेंट की यदि बात करो तो वो है मेरा HSP 70, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज मसल ओवर एक्टिविटी लाइक लॉन्ग रनिंग नीड्स, muscle overactivity like long running needs more oxygen to the muscles
This is achieved by release of more oxygen from the blood hemoglobin due to okay बिकॉज ऑफ द मसल्स बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन हो रहा है, लंबे समय तक रनिंग हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मसल्स को. ये ज्यादा ऑक्सीजन कैसे मसल्स अचीव करता है? बाय रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड से और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना, अनलोडिंग होगी, है ना, अनलोडिंग होगी. ड्यू टू रीजन बताना है. मोर ब्लड फ्लोज टू द मसल्स, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, इसीलिए होगा क्या, अनलोडिंग करना भी तो जरूरी है ना वहां पे. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इंक्रीजिंग पीएच, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड रिड्यूसिंग पीएच, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द मसल्स. डेफिनेटली डिमांड तो बढ़ जाएगी मसल्स को या ऑक्सीजन की, लेकिन रिलीज कैसे होगा? ज्यादा ब्लड भी ज्यादा जाना है, लेकिन रिलीज भी तो, अनलोड करना भी तो जरूरी है ना. तो ए और डी वाले ऑप्शन को तो आप क्रॉस कर सकते हो. देखो स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग, बहुत ही बेसिक वाला फंडा है ये. ज्यादा एक्सरसाइज या फिर कंटिन्यूस रनिंग हो रहा है तो और मसल्स बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गए, बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रनिंग, राइट. तो एनर्जी ज्यादा होने लगने के कारण ज्यादा से ज्यादा एटीपी यूज हो रही है, तो मसल्स आर बिकमिंग मोर एक्टिव, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है. तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले लेगा, राइट. ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा. अब एक लेवल आ जाएगा जब ऑक्सीजन कम हो रहा है, राइट, स्टिल इट इज नीडिंग द एनर्जी, उनको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. तो मसल्स क्या करेगा, एनेरोबिक, यस, एनोरोबिकली एक रेस्पिरेशन करना शुरू करेगा. इसके कारण क्या होगा, हमको पता है लैक्टिक एसिड बनता है और CO2 रिलीज होता है. तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, राइट. और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा. H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक पीएच वी कैन से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी H+ के लिए बढ़ जाएगी, तो O2 को छोड़ देगा, यानी अनलोड कर देगा. इस तरह से ज्यादा ऑक्सीजन वापस मसल्स के पास जाता है. तो रीजन क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और reducing pH. This is again nothing but the Bohr's effect if you remember, है ना. तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन. Now moving for the next one. Given the abbreviations, which of the following equation describe the best GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को यदि मेरे को सॉल्व निकालना है स्टूडेंट्स, उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला है KF, जो कि कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट है अगेन ये, मल्टीप्लाई बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. तो ये तो आपका कांस्टेंट है, जो भी है वो सारा इस पे डिपेंड करता है. तो नेट फिल्ट्रेशन कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पर हमको पता है कि जो ग्लोमेरुलस में आपका एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, दैट इज अंडर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट. तो एक तो आएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, राइट. दिस इज पॉजिटिव प्रेशर, इसको हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं क्योंकि ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन. दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो अंदर बोमेन्स कैप्सूल में ऑलरेडी रहता है, राइट, विच अपोजेस द फिल्ट्रेशन. ये नेगेटिव प्रेशर होता है, फिल्ट्रेशन को अपोज करता है. बाहर से जो आ रहा है, फोर्सफुली आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन करवाता है. लेकिन जो पहले से बोमेन्स कैप्सूल में जो प्रेजेंट है, राइट, दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैप्सूल, जो कि वो फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. Then the next pressure is the colloidal osmotic pressure, right. ये भी दो जगह का होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन का होता है, जिसको हम पाई जी बोल सकते हैं, राइट, जो कि फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, ये भी नेगेटिव होता है. और कोलॉइडल प्रेशर होता है जो बोमेन्स कैप्सूल में होता है, बी फॉर बोमेन्स कैप्सूल. ये पाई जो बोल रहे हैं हम लोग, दैट इज फॉर द कोलॉइडल प्रेशर. ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, ठीक है.
अब नॉर्मल केस में हम लोग इसको यूज नहीं करते, कैप्सुलर प्रेशर जो होता है, कोलॉइडल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम यूज नहीं करते, लेते नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होता है कैप्सूल में, ये बहुत ज्यादा कम होता है, राइट? सो वी कैन टेक इट एज अ नेग्लिजिबल और जीरो। तो जनरली हम ये तीन को ही लेते हैं, इसमें से ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होता है। बट फिर भी यदि एक नॉर्मल फॉर्मूला बनाना है जहां पर चारों को यूज करना है, तो जीएफआर आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? केएफ, तो दोनों, देखो ये दोनों फॉर्मूलाज में से कोई भी एक पूछे तो दोनों में से एक सही है, दोनों सही है, आप कोई भी ले सकते हो, इसलिए मैंने दोनों लिख के दिया। किसी बुक में ये लिखा है, किसी बुक में इसका लिखा है, राइट? इट इज नथिंग डिफरेंट, अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ब्रैकेट को, यदि आप ये ब्रैकेट को ओपन कर लोगे स्टूडेंट्स, तो ये अंदर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पर लिख के दिया, isn't it? ये ब्रैकेट को सॉल्व करके किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन में क्या दिया है? ओ सॉरी, वही था ऑप्शन, तो वही था ना, कहाँ गया? पीछे था, यस। के एफ तो सभी में आएगा, प्लस आएगा क्या, माइनस आएगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई होता है। तो के एफ मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस माइनस बोमेंस, यहाँ पर बोल रहा है प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस प्लस प्रेशर इन द बोमेंस। प्लस करेंगे क्या? एक पॉजिटिव प्रेशर था, एक नेगेटिव प्रेशर था, तो प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस? माइनस आना चाहिए, यस और नो? उसके बाद में माइनस कोलॉइडल प्रेशर, और ये पॉजिटिव प्रेशर था जो बोमेंस का रहता है, दैट वुड बी प्लस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप ये फॉर्मूला को भी देख सकते हो, वेरी सॉरी, ये फॉर्मूला को भी देख सकते हो, isn't it? ये दोनों देखो सिंपल वे है, ये दोनों पॉजिटिव प्रेशर है ना, इसीलिए इनके सामने में प्लस साइन है, ये दोनों नेगेटिव प्रेशर है, आप वैसे भी इसको याद रख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वाटर soluble non B complex vitamin that is structurally similar to monosaccharide। अब पेंटोथेनिक एसिड इन स्टूडेंट्स कौन सा होता है? इट इज विटामिन, एनीवन? B5। बायोटीन इज नथिंग बट योर विटामिन, कौन सा है? 7। नियासिन इज विटामिन 3। तो क्या ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है कि नहीं है? इट इज बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देयर, राइट? सो दीज ऑल आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड आर दे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स? yes they are, but हमको चाहिए नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। सो नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, yes और no? एंड एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या पूछा? इट स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर टू मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के जैसा ही स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर विटामिन सी की सिंथेसिस होती है फ्रॉम ग्लूकोज, राइट? सो दिस इज व्हाट इज योर ग्लूकोज, और ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी फॉर्म हो रहा है। सो इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अ मोनोसैकेराइड। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। यदि आप सिर्फ, आपको ये भी नहीं पता था, आपको इतना पता है कि ये बी कॉम्प्लेक्स के है और ये बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है, अगेन यू कैन गो विद दैट ऑल्सो, तो आप आंसर वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन, the amino acid involved as a precursor in auxin biosynthesis। auxin biosynthesis में सबसे सिंपल है प्रिकर्सर, कौन सा है? इट इज योर ट्रिप्टोफैन। बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, for the synthesis of one molecule of glucose through Calvin cycle dash are required। again very simple question। कैल्विन साइकिल में स्टूडेंट्स ग्लूकोज की सिंथेसिस करना है, C6H12O6, राइट? कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं यहाँ पर? 6। एक साइकिल में हम देखते हैं 3 CO2 आर यूज, 3 कार्बन, राइट? तो मेरे पास 2 साइकिल शुड बी देयर। 1 साइकिल, इफ वी सी द कैल्विन साइकिल, 3 स्टेप है, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और रीजनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 6 ATP यूज हो रहा है और लास्ट स्टेप में 3, यानी टोटल 9 ATP यूज हो रहा है और 6 NADPH यूज होता है रिडक्शन में। बट दिस इज इन द फॉर द 1 साइकिल।
टोटल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो 2 साइकिल हो जाएगी, तो एटीपी कितने हो जाएगा, 9 2 18 एटीपीज और एनएडीपीएच हो जाएंगे 12 एनएडीपीए, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, 8 and 12 वेयर इट इज गिवन, सॉरी 18 and 12, 18 and 12 और कार्बन डाइऑक्साइड 6 लगेंगे ना, 3 और 3 6, कंप्लीट 6. So your correct answer is option number C there. I think this is clear. The next one, the folding of sheets of cell, the migration of cells and apoptosis are all mechanism of what, cleavage pattern, pattern formation, morphogenesis or differentiation. क्या आना चाहिए correct answer? Again the correct answer is morphogenesis. द फोल्डिंग ऑफ शीट्स यानी इन्वेजिनेशन जो बोल रहे हैं हम लोग, सेल अंदर की तरफ जाके ऐसे बीच में जा रहे हैं फोल्ड होके, इजंट इट? एपोप्टोसिस जहां पर सेल डेथ होती है, और माइग्रेशन ऑफ सेल्स व्हेन सेल्स आर मूविंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, राइट? ये सारा किस में आता है? इट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोजेनेसिस, इजंट इट? सिंपल वे में यदि मॉर्फोजेनेसिस मैंने बात की तो जो कि ऑर्गेनिज्म को शेप देता है, क्लीवेज स्टार्टिंग वाले जो स्टेप्स होते हैं सेल डिवीजन का, स्टार्टिंग वाले स्टेप्स, दैट इज क्लीवेज पैटर्न. पैटर्न फॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो एक तरह से जब सेल्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड प्लान में डाला जाता है, दैट इज योर पैटर्न फॉर्मेशन. और एक और दिया था डिफरेंशिएशन, यानी अनडिफरेंशिएटेड या फिर अनस्पेशलाइज्ड सेल जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, है ना, यानी पता है कि मुझे हार्ट का सेल ही बनना है, मुझे नर्वस टिश्यू का सेल ही बनना है, मुझे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ही सेल बनना है, दैट इज स्पेशलाइजेशन, राइट? दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन. तो आपका करेक्ट आंसर वहां पर मॉर्फोजेनेसिस ही होगा जो यहाँ पर तीनों बोला है. बट एक बार हम लोग ये चारों को एक बार देख लेते हैं. क्लीवेज पैटर्न में इमीडिएट डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग का डिवीजन जो होता है एकदम से, राइट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लीवेज हो रहा है. दो तरह के मेन क्लीवेज हम देखते हैं, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. सिमिलरली पैटर्न फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं, बॉडी प्लान पूरी तरह से डिस्कस होना और बनना, isn't it? अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे सिग्नल्स मिलेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर सिग्नल्स मिलेंगे, मॉर्फोजेंस डेवलप होता है, उसके हिसाब से एक्सेस बनती है, राइट? लाइक हेड टू टेल, बेली टू बैक एक्सेस जो बनना है, दैट इज नथिंग बट द पैटर्न फॉर्मेशन. मॉर्फोजेनेसिस अगेन जैसे कि मैंने अभी कहा कि पूरी तरह से शेप मिलना ऑर्गेनिजम्स को, isn't it? सारे ऑर्गन्स बनना, ऑर्गेनिजम्स का शेप आना, isn't it? So that all comes under the organogenesis, यानी gastrulation, organogenesis, sheet of cells undergoing the movements, change, shape में change, है ना? So all this comes under morphogenesis, जहाँ पर invagination, cell migration ये सारा consider होता है. The last is the differentiation, जहाँ पर unspecialized cells एक अपना पक्का specialization उसको मिल जाता है. That is nothing but your differentiation. Got it? Now moving for the next question. In Drosophila, the fate of early blastomere is determined through ब्लास्टोमियर. अर्ली ब्लास्टोमियर्स का फेट ड्रोसोफिला में कौन डिटरमाइन करता है? बाय ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल या फिर कंडक्शनल लिखा है यहाँ पर, सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन या फिर मैटरनल. बेटा ड्रोसोफिला में अर्ली ब्लास्टोमियर, इफ यू रिमेंबर, इट इज नथिंग बट सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन, है ना. सिंगल सेल होता है लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियाई रहेंगे, न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है बट नॉट दे आर इन द सेल ओनली, within a cellular membrane, isn't it? So that is nothing but syncytial specification. Now the next question, how does P53 prevent unrestrained proliferation cells leading to cancer? P53 सेल के प्रोलिफरेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं जो सेल्स कैंसर को लेड करते हैं? by preventing the proliferation of cells with the damaged DNA, by acting as a transcription factor, by stimulating the synthesis of DNA repair enzymes which replace telomeres, या फिर preventing cells को prevent कैसे करना है from triggering apoptosis.
एपोप्टोसिस तो करवा रहा है ना, यदि एपोप्टोसिस नहीं होगा तो और ज्यादा प्रोलिफरेशन होगा, इट विल लेड टू कैंसर ओनली। यहाँ पर तो हमको बोला प्रिवेंट कैसे करता है। P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर को सप्रेस करता है, कैंसर के सेल्स को सप्रेस करता है और एक तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का भी काम करता है। लेकिन प्रोलिफरेशन को वो कैसे रोकता है? डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को बनाता है स्टूडेंट्स, ये सही है, लेकिन वो डीएनए रिपेयर एंजाइम्स टेलोमियर्स को रिप्लेस कर दे क्या? नहीं, ये गलत है स्टूडेंट्स, इजंट इट? यस, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा वो एक्ट करेगा, बट सिर्फ उसी से हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रोलिफरेशन को वो रिस्ट्रेन करेगा। वो रिस्ट्रेन करता है, या तो वो सेल डिविजन को रोकेगा स्टूडेंट्स। यस, इफ यू रिमेंबर, P53 किसको एक्टिवेट करता है? P21 को एक्सप्रेस करता है, और P21 सेल साइकिल को रोकता है। यस, सेल साइकिल को रोकता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि जो इमैच्योर या फिर डैमेज सेल्स रहेगा वो आगे नहीं जाएगा, isn't it? या फिर फॉल्टी डीएनए नहीं बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा फॉल्टी डीएनए का। यदि वो डीएनए बहुत ज्यादा ही डैमेज है, जहां पर रिपेयर होने के कोई चांसेस नहीं है, ऐसे केस में P53 क्या करवाएगा? वो सेल का एपोप्टोसिस करवाता है ना, बैक्स, प्यूमा, इन सबको एक्टिवेट करके उसका एपोप्टोसिस करवा देगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेल का प्रोलिफरेशन रोकेगा विद अ डैमेज्ड डीएनए, isn't it? एपोप्टोसिस करवाता है यहाँ पर, लेकिन उसने बोला है प्रिवेंट कर रहा है, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को भी सिंथेसिस करता है, लेकिन वो एंजाइम्स टेलोमेयर को रिप्लेस करने का काम यहाँ पर नहीं करते, इसीलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा, राइट? सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पर दो प्रोकैरियोटिक सेल्स दिया है, दो यूकैरियोटिक सेल्स दिया है। आपको जो यहाँ पर ऑप्शन में जो कॉम्बिनेशन दिए उसके बेसिस पे आपको सही वाला बताना है। 1 का 2, यानी prokaryotic cells more than 10 micrometers and lack membrane around some organelles. 2 का 1 बोल रहा है eukaryotic cells more than 10 micrometers, ये तो and lack the membrane surrounding every organelles। देखो, पहले तो सबसे बेसिक चीज, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं छोटे होते हैं, ये जनरली इनका मेजरमेंट हम देखते हैं 0.125 माइक्रोमीटर होता है। तो प्रोकैरियोट्स आर मोर देन 10 माइक्रोमीटर्स, गलत हो जाएगा, isn't it? यूकैरियोट्स आर मोर देन 10 माइक्रोमीटर्स, ये ठीक है, एंड लैक मेम्ब्रेन्स अराउंड सम ऑर्गेनेलिस। बेटा यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिस के आसपास का मेम्ब्रेन नहीं होती है, the membranes are present definitely, so this is wrong। यूकैरियोट्स का यदि हम साइज देके स्टूडेंट्स उसको मेजर करें तो इट इज नियरली 10 to 100 माइक्रोमीटर, सो इट इज मोर देन 10, isn't it? तो थर्ड में 3 का 3 बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स लेस देन 10 नहीं, मोर देन 10 है। 4 का 4, प्रोकैरियोटिक सेल लेस देन 5, बिल्कुल सही है, एंड लैक द मेम्ब्रेन, यस, इनके ऑर्गेनेलिस के बाहर there is no membrane there, isn't it? So your correct answer, ये वाला सही बैठ रहा था, 4 का 4, that is option D is the right answer। कैसे करना था ये क्वेश्चन समझ में आया, right? तो I hope students the questions that we have solved, आपको इससे काफी कुछ हेल्प होगी। ये हमने 2023 पेपर को पूरी तरह से सॉल्व किया है 3 पार्ट में। जिन्होंने इसके पहले के पार्ट्स मिस किए, एक बार आप देख लेना, ऑलरेडी 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। और इसी तरह से सेट के एग्जाम्स के लिए हम लोग अलग अलग पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, कुछ मिक्स MCQs PYQs भी करेंगे, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। साथ साथ में डेफिनेटली टॉपिक वाइज थियोरी क्लासेस भी हम लोग लेंगे। सो बी देयर स्टूडेंट्स, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए and share the link as much as possible and do like the session यदि आपको पसंद आया है तो। Till then all of you, bye bye, take care and see you soon. Bye students.